हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन डाइवर्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्केड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो स्केड्यूल है एट प्रेजेंट 2020 में टोटल 12 हैं, बट आज की इस लेक्चर में हम पहले 6 करेंगे, फिर अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अगले जो 6 हैं वो वाले करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हम ये इसलिए मैंने ये इनको 2 वीडियोस में कवर करने के बारे में सोचा है, क्योंकि हम जो पहले स्केड्यूल हैं 6 हैं उनको इतना मतलब पढ़ लेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन डाइवर्स, तो उसी तरह हम इस टॉपिक को इस तरह करेंगे जो ना तो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर होगा और ना ही जो ज़्यादा डीपली होगा, तो हमारे लिए इनफ होगा। तो फ्रेंड्स, तो आज फिर हम जो पहले जो 6 स्केड्यूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो टोटल जो स्केड्यूल हैं हमारे जो हैं 12 हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है। उसमें से जो 8 थे जो स्केड्यूल थे वो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 26 जनवरी 1950 को जो इम्प्लीमेंट हुआ था, उस टाइम जो 8 स्केड्यूल थे वही थे। बट जो ये 4 हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, लास्ट जो 4 हैं, वो वाले स्केड्यूल बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उनको जोड़ा गया है। वो कौन जोड़ा गया है वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पहले जो 6 हैं स्केड्यूल उनको हम स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड, जो पहला जो स्केड्यूल है वो है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़। तो फ्रेंड, जो पहला स्केड्यूल है इसमें जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरेटरीज़ हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, और इसके अलावा उनके जो क्षेत्र हैं, जो उनकी बाउंड्री है, उनके बारे में सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। अगर मान लीजिए कोई भी जो स्टेट है वो उसी में से और स्टेट्स का निर्माण किया जाता है, या मतलब चाहे वो लैंग्वेज बेस पर हो या किसी भी बेस पर हो, तो उनका जो सारा जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इस फर्स्ट स्केड्यूल में ज़रूर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो इस तरह फ्रेंड, जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के नेम्स और उनका जो भी क्षेत्र होता है उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट स्केड्यूल। तो फ्रेंड, जो सेकंड जो स्केड्यूल है वो सैलरी के बारे में बताता है। सैलरी के बारे में, किन किन की सैलरी के बारे में, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो जो पहले जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी सैलरी के बारे में इस सेकंड स्केड्यूल में दिया गया है। उसके बाद द गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गए, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गई, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो गई। इन सभी की जो सैलरी का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि टाइम टू टाइम ऑब्वियस है कि चेंज होता रहता है, तो उन सभी का जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी कुछ होता है सैलरी से रिलेटेड, तो उसका जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो सेकंड स्केड्यूल में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट है जो कि मेन पॉइंट है, इसको आप मतलब अच्छे से देख सकते हो। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं दी है। जी हाँ, प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी तो सेकंड स्केड्यूल में दी गई है, बट अगर देखें कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनकी सैलरी का यहाँ पे इस सेकंड स्केड्यूल में, सेकंड स्केड्यूल ही नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकी सैलरी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। आगे आने वाले लेक्चरों में हम वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको पता लगेगा कि जो इनकी जो सैलरी है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एक और भी तरह का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो राज्यसभा के एज ए चेयरमैन के रूप में भी काम करते हैं, तो उस रूप में इनको सैलरी का है जो इनका जो वर्णन है वो इस सेकंड स्केड्यूल में दिया गया है। जैसे कि यहाँ भी पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी का तो डिस्क्रिप्शन है नहीं, बट जो चेयरमैन है राज्यसभा के, जो कि असल में वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो उनकी सैलरी का डिस्क्रिप्शन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला अच्छे से नहीं समझ आ रहा, तो आने वाले लेक्चर में हम जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ यही देख लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी का यहाँ पे सेकंड स्केड्यूल में नहीं डिस्क्रिप्शन है, बट एज ए राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जो है इनकी सैलरी का वर्णन है। तो इसके अलावा जो हैं द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स,
की सैलरी का भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो फ्रेंड जो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, तो सेंट्रल लेवल की हो गई। सेंट्रल लेवल के अलावा जो स्टेट लेवल की हो गई, जैसे कि स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेटिव होती है उनके जो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होती हैं उनकी लेजिस्लेटिव यानी कि विधान पालिका की, तो या विधान जो काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनकी जो सैलरी का डिस्क्रिप्शन है वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। उसके अलावा द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी का, हाई कोर्ट के जज की सैलरी का, इसके अलावा द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनकी सैलरी का भी डिस्क्रिप्शन सेकंड शेड्यूल में ही दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये सभी हैं, इनकी जो सैलरी का डिस्क्रिप्शन है वो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी की। तो फ्रेंड्स ये पहले दो थे शेड्यूल, अब तीसरा शेड्यूल करते हैं। तो फ्रेंड जो तीसरी शेड्यूल है इसमें फॉर्म ऑफ ऑथ्स एंड अफर्मेशंस दी गई हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में तो मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के नेम्स और उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बता दिया। सेकंड में जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं हमारे देश के उनकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी के बाद उनकी फिर ओथ के बारे में भी बता दिया। अब थर्ड शेड्यूल में ओथ यानी कि जो मतलब शपथ लेते हैं उनके बारे में। तो जाहिर है कि अलग अलग जो पोस्ट होंगी तो उनके लिए जो शपथ होगी, जो ओथ होगी वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। तो इसी तरह जो ये आगे जो हम पढ़ेंगे इनके अलग अलग जो पोस्ट होती हैं उनके लिए अलग अलग जो ओथ हैं जो शपथ हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो आता है द यूनियन मिनिस्टर्स। जो यूनियन जो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे अभी पीएम हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके हो गए और उनके जो मिनिस्टर्स हो गए उनके पार्टी के, तो उनकी जो ओथ होती है, उनकी जो उन्होंने शपथ ली थी, तो वो थर्ड शेड्यूल में ही मतलब था। तो एक तो यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, उसके बाद ये तो सेंट्रल लेवल की होगी। अब स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स हो गए इसमें चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जो भी अलग अलग जो स्टेट्स होंगे उनके अलग अलग जो होंगे मिनिस्टर्स होंगे, तो उनके कि कौन सी किस तरह की शपथ लेंगे, कौन सी ओथ लेंगे, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन थर्ड शेड्यूल में है। तो अगला जो है द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, जो एमएलए बन जाते हैं, इलेक्शन जीत लेते हैं, उनके बाद ही उनके ओथ का है यहाँ पे प्रावधान है, बट नहीं। जो अगर पार्लियामेंट यानी कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा की जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पार्टिसिपेट करते ही चाहे वो इलेक्शन अभी जीते नहीं, बट उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते ही फिर भी उनको एक शपथ जो एक ओथ लेनी पड़ती है, तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन है इस थर्ड शेड्यूल में ही है। उसके बाद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसके जो मान लीजिए उनके इलेक्शंस होते हैं, उसमें कोई जीत जाता है, कैंडिडेट एमएलए बन जाता है, ऐसी सूरत में यहाँ पे एमपी बन जाता है, एमपी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसी सूरत में वो जो ओथ लेता है, जो शपथ लेता है, तो वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो उस जो ओथ है उसका भी डिस्क्रिप्शन थर्ड शेड्यूल में है। उसके बाद फ्रेंड्स द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने जो सेंट्रल लेवल की जो पार्लियामेंट की बात की थी, अब इन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव की बात की है, यानी कि एमएलए से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात की है। तो इन्होंने भी स्टेट लेवल के लेजिस्लेटिव यानी कि स्टेट लेवल की जो विधान पालिका होती हैं उनके इलेक्शंस में भी जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कौन सी शपथ लेंगी उसका भी डिस्क्रिप्शन थर्ड शेड्यूल में है। उसके बाद द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि ये जो इलेक्शंस जो कैंडिडेट्स थे इस इलेक्शंस में स्टेट लेजिस्लेटिव की राज्य विधानसभा की जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, जब उनमें से जो जीत गए तो उन्होंने कौन सी ओथ लेनी है, शपथ लेनी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है थर्ड शेड्यूल में ही है। उसके बाद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जज ने कौन सी शपथ लेनी है, हाई कोर्ट के जज ने कौन सी लेनी है, इसके अलावा द कंट्रोलर एडिटर जनरल ने कौन सी शपथ लेनी है, तो उसका सबका जो डिस्क्रिप्शन है वो थर्ड शेड्यूल में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है जो मतलब एक आप ध्यान से देख लीजिएगा, इस शेड्यूल में इनकी ओथ के बारे में कुछ नहीं है। किन किन की ओथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में नहीं है, एक तो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और उसके बाद गवर्नर हो गए। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा भी इनकी ओथ का वर्णन ही है, तो इनका जो वर्णन था, जो सैलरी का था वो तो सेकंड शेड्यूल में था,
सेकंड शेड्यूल में था, बट जो थर्ड शेड्यूल में है इनकी जो शपथ होती है, ओथ होती है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है इनके लिए अलग आर्टिकल 60 रखा गया है, उसमें जो है प्रेसिडेंट की ओथ का डिस्क्रिप्शन है, और वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो 69 में है, और गवर्नर है उनकी ओथ का जो डिस्क्रिप्शन है 159 में है। बट एज ए मतलब थर्ड शेड्यूल में नहीं है, इन आर्टिकल्स में ही इनकी ओथ का वर्णन जो है किया गया है। तो फ्रेंड, जो अगला जो है फोर्थ जो शेड्यूल है वो है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। तो फ्रेंड, जो चौथा जो शेड्यूल है इसमें जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो होते हैं, उनके अलग अलग जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो मेंबर्स हैं जो चुन के आते हैं, उनकी कौन से राज्य में कितने राज्य के राज्यसभा के मेंबर वहाँ पे इलेक्ट होके जाएंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन है। फ्रेंड्स, इसको मैं और भी ईजी करने के लिए मैंने ये ऐसे करके बनाया, तो आपको और भी ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि जो राज्यसभा के एट प्रेजेंट जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 245 होते हैं। तो 245 में से जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए एक आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्लास में सी को याद नहीं करना। इसके बाद एल से लिटरेचर हो गया, ए से आर्ट्स जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, म्यूज़िक हो गया, ऐसे करके जैसे कोई एक्टर भी हो गए तो आर्ट्स से रिलेटेड आ गए इसमें। इसके अलावा एस से लेकर एस से हो गया साइंस हो गया, और ऐसे एक और आता है जिससे सोशल सर्विस लिया जाता है। तो इस तरह 245 में से जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। वो कौन कौन है वो आपको मैंने बता दिया है। इस तरह 230 यानी कि 245 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो 233 आ जाएंगे। अब 233 में से भी अगर 4 माइनस कर देंगे, 4 क्यों माइनस करेंगे कि 4 में जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके पास भी कुछ सीटें हैं, तो वो वाली माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास बच जाता है 229 बच जाता है। यही जो 229 है यही है वो जो है अलग अलग स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है सीट्स एलोकेट की जाती हैं। जैसे यूपी है, वहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो मतलब यूपी को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा राज्यसभा में जाएंगे। या फिर अगर जैसे गोवा है तो गोवा की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से कम जो कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे राज्यसभा में इलेक्ट होके। तो ऐसे करके यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में जो है राज्यसभा की जो सीटें हैं वो एलोकेट की गई हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप इसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो राज्यसभा जो था ये इसका हमेशा से ये नाम नहीं था। 23 अगस्त 1954 में जो से पहले अगर देखा जाए तो राज्यसभा को राज्यसभा नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। जी हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। उसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल के बाद अब फिफ्थ आता है। फिफ्थ जो शेड्यूल है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो SC ST आ जाते हैं। तो यानी कि जो फिफ्थ शेड्यूल है इसमें जो मतलब शेड्यूल्ड एरिया होते ट्राइब्स होती हैं, अनुसूचित और जनजाति होती हैं, उनकी जो कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, राज प्रबंध होगा, उनके कैसा उनका सभी उनका जो काम काज चलेगा, या कैसे उनकी सारा कुछ व्यवस्था की जाएगी, यानी कि तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो फिफ्थ शेड्यूल में है। तो इसमें से भी जो सिक्स्थ शेड्यूल है इससे ही काफ़ी रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो सिक्स्थ शेड्यूल है इसमें प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे भी जो थे शेड्यूल्ड एरिया थे एंड ट्राइब्स थे, बट इसमें से भी ये एक्चुअली ये जो फिफ्थ शेड्यूल भी है या सिक्स्थ शेड्यूल भी है, इसलिए इन मतलब वर्गों के लिए रखी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मतलब जो पूरे समाज में से थोड़ा सा अलग होने के कारण, थोड़े मतलब गरीबी के कारण या और भी जो कारणों के कारण, और जो वेल्थी लोग हैं जो सिटीज़ में रहते हैं या अर्बन एरियाज में रहते हैं उनसे थोड़े से पिछड़े हैं, इसलिए ऐसी सूरत में इनके जो है इनके राइट इनसे ना ऐसे ना हो जाए, उनको जो राइट मतलब मिलने चाहिए वो पूरे ना हो पाए इनके जो गरीबी या किसी भी कारण से, तो ऐसे पिछड़ ना जाए, इसलिए उनके लिए जो इनके विकास के लिए विशेष जो मतलब प्रोविजंस बनाई गई हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो सब फिफ्थ शेड्यूल में है। बट जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इसमें से भी कई ऐसे लोग होते हैं जो और भी ज़्यादा उनको और भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या और भी उनके डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो उनका जो है डिस्क्रिप्शन है वो है सिक्स शेड्यूल में है। इसमें जो चार जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बोला है। अगर इसको याद करने का तरीका देखें तो ATMM, A का मतलब हो गया आसाम, T का मतलब हो गया त्रिपुरा,
एम का होगा मेघालय और एम का एक और दूसरा जो एम है वो है मिज़ोरम। तो यानी कि 5th स्केड्यूल में है जो ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरिया के बारे में। इसमें से भी कोई ऐसे वर्ग जो और भी पछड़े हैं, इलाके और भी पीछे ना रह जाएं, उनके और भी डेवलपमेंट के लिए जो है 6th स्केड्यूल दिया गया है। तो जो कि आपको मैंने बता दिया था ATMM की तरह के जरिए आप याद कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसके जो अगले जो 6 पार्ट्स हैं तो वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मतलब मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए नया मिला है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।